नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है। ठीक, तो अगर आप लोग दोस्तों कोई भी अगर पेपर देने जा रहे हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका बार्क हो गया या फिर आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, और इसके बाद आपका और जो भी होता है जैसे कि आईजीसीएआर हो गया, और जो कुछ भी एग्ज़ाम होते हैं जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी का क्या होता है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सब कुछ सेम होता है जो भी आईटीआई लेवल पर पेपर होता है। ठीक, तो ये दोस्तों अगर आप लोग बार के एनआरबी का पेपर देने जा रहे हैं, आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो ये आपका पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इनका सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। वो बात अलग है दोस्तों कि पेपर सेट तैयार करने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि ये पेपर आपका हार्ड होगा या नॉर्मल होगा। ठीक, तो ये देखिए हमारा 11/6/2019 का पेपर है। ठीक, तो उस समय किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है और सेम इसी पैटर्न पर आपसे बार के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका इस साल पेपर होने वाला है एनआरबी वाला। ठीक, इसी लेवल के आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग पूरा आईटीआई का जो भी सिलेबस है पूरा आप लोग कवर करके जाइएगा, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग फिटर का सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। ठीक, फिटर वालों के लिए ये हमारा वीडियो है। ये देखिए हमारा पेपर सेकंड है, एडवांस टेस्ट है, और ये हमारा पेपर सेट ए है। यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं भरने के लिए है, और इसके बाद आईटीआई फिटर कैटेगरी सेकंड का मेंटेनर का है। ये समय जो मिलेगा आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के लिए आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा। 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न भी है, बार्क का हो या फिर कोई भी हो, सभी का एग्जाम पैटर्न सेम होता है जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एडवांस पेपर है ये हमारा आईटीआई फाइटर कैटेगरी सेकंड के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 इंच इक्वल टू इन सेंटीमीटर, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ प्लस 0.02 mm, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू इन mm व्हेन द माइक्रोमीटर रीड्स 25.41 mm। एक माइक्रोमीटर में प्लस 0.02 mm की त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 25.42 mm पढ़ता है, तो mm में सही मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि ये हमारा त्रुटि किस में है। अगर त्रुटि आपका पॉजिटिव है तो जो आपका माइक्रोमीटर रीडिंग पढ़ता है उसमें से हम लोग घटा देंगे। अगर आपका माइक्रोमीटर निगेटिव है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी रीडिंग है उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर पॉजिटिव त्रुटि है, तो पॉजिटिव त्रुटि अगर है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। सॉरी, पॉजिटिव त्रुटि है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 25.41 में से हम लोग प्लस 0.02 घटा देंगे। ठीक, तो इसको हम लोग जब घटा देंगे क्योंकि हमारा पॉजिटिव त्रुटि है, अगर ये हमारा नेगेटिव त्रुटि रहता तो हम लोग इसे जोड़ देते हैं। तो इसे घटाइएगा तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 93.4, और इस 4 कहाँ 5 आएगा, ये 5.2, तो 25.39 आएगा आपका, यानी कि दूसरे का यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा दूसरे का ये आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि वी ब्लॉक इज यूज्ड टू होल्ड राउंड बार, द वी ब्लॉक विजुअली हैज एन एंगल ऑफ, यानी कि वी ब्लॉक गोलाकार छड़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वी ब्लॉक आमतौर पर कितने एंगल का होता है। तो देखिए दोस्तों, जो वी ब्लॉक होता है ये हमारा 90 डिग्री पर होता है। ठीक, तो तीसरे का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथा, यहाँ पर कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग इन ए ड्रिलिंग होल इज कॉल्ड, ड्रिल में किए गए छिद्र में थ्रेडिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम लोग बोलते हैं टैपिंग। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टैपिंग। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर कि व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज, ग्राइंडिंग के समय हम लोग
किसका उपयोग करना चाहिए? तो देखिए ग्राइंडिंग करते समय हमें क्या उपयोग करना चाहिए कि सेफ्टी गॉगल यानी कि सेफ्टी चश्मा का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छठे नंबर का। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बियरिंग हैज nomenclature 6310 ZZ here 10 is related to ऑफ द बियरिंग। देखिए यहाँ पर जो बियरिंग में यहाँ पर ये जो 10 रहता है ये दोस्तों हमारा बताता है इनर डायमीटर को। तो इनर डायमीटर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो 6 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द क्वालिटी कंट्रोल अलाउ at the most 0.4% defective part how many defective parts can be allowed in a production of 500 part। गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है। 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज कितना बताया है, कह रहे हैं यहाँ पर कि 0.4% की त्रुटि होती है। तो अगर 500 पार्ट हैं, अगर भाग हैं, तो इसमें कितने की त्रुटि होगी? 0.4% की। तो यहाँ पर हम लोग 0.4% निकाल लेंगे, कितना होगा? 500 का। तो देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 का गुणा 0.4 में होगा तो ये आएगा हमारा 20। दशमलव लगेगा यहाँ पर एक अंक पे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2। यानी कि अगर हम लोग गुणवत्ता नियंत्रण अगर 0.4% दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है, तो अगर हम लोग 500 भागों का अगर उत्पादन करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर हमारा 2 त्रुटि आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है आठवां क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड यानी कि हेक्सा ब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली लंबाई कितनी होती है? तो देखिए हेक्सा ब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जो मानक लंबाई होती है वह दोस्तों रहता है 12 इंच। तो 12 इंच यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का डी। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच इज द वीकेस्ट एलिमेंट इन ए फ्लेंज कपलिंग ज्वाइंट। जो फ्लेंज कपलिंग ज्वाइंट होता है उसमें सबसे कमजोर भाग कौन सा होता है? तो देखिए फ्लेंज कपलिंग ज्वाइंट का जो सबसे वीकेस्ट एलिमेंट होता है दोस्तों वो हमारा रहता है की यानी कि चाबी। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर यानी कि यांत्रिक शक्ति के पारेषण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए यांत्रिक शक्ति के पारेषण के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो हमारा रहता है दोस्तों कि जंजीर, बेल्ट और कपलिंग सभी यूज करते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है रस्ट इज फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ आयरन एंड विच यानी कि लोहे और किससे प्रतिक्रिया के बाद जंग बनता है? तो देखिए लोहा जो होता है वह अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो हमारा जंग लग जाता है। ठीक, तो लोहा का जो सूत्र होता है एफ होता है। ठीक है, और इसमें जब ऑक्सीजन का क्रिया करता है O2 तो ये हमारा बना लेता है Fe2O3। तो यही हमारा रहता है जंग। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर इज यानी कि जो क्रॉस पिन होता है, पिन हथौड़ा होता है, उसका पिन कैसा होता है? तो देखिए क्रॉस पिन हथौड़े का जो पिन होता है वो जो रहता है वह हैंडल के क्रॉस में रहता है यानी कि क्रॉस टू द हैंडल, हैंडल के क्रॉस में होता है क्रॉस पिन हथौड़े का जो पिन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ यानी कि जो पीतल होता है यह किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों देखिए ये जो पीतल होता है इसको आपको रटना है पिताजी, ऐसे रट लेंगे। तो ये जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक, तो पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से। ठीक, तो तांबा और जिंक यहाँ पर देखिए आपको ऐसा ऑप्शन में कहाँ पर मिल रहे हैं? तांबा और जिंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है, तांबा यानी कि Cu और जिंक यहाँ पर जस्ता। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 15 नंबर क्वेश्चन है 1 mm इज इक्वल टू माइक्रोन में कितना होता है? तो देखिए 1 mm माइक्रोन में कितना होता है? तो देखिए ये होता है आपका 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन। ठीक, तो 14 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 10⁻³ माइक्रोन।
तो यहाँ पर ये होगा होगा 10⁻+3 होगा, ठीक। तो इसी को हम लिख सकते 1 इक्वल टू 1000 माइक्रोन या 10⁻3 माइक्रोन, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसे याद रखिएगा कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है मीटर। या 1 mm यहाँ पर देखिए पूछा है, तो 1 mm इक्वल टू होता है 10⁻3 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का। 15 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि ए कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज ए होल इज नोन एज। छिद्र को परिसज्जित और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी छिद्र को परिसज्जित करना और बड़ा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो कटिंग टूल होता है, उससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों रीमर। रीमर की सहायता से हम लोग किसी छिद्र को परिसज्जित कर सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, कह द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्राई इनटू वायर इज ए मेजर ऑफ इट्स। धातु को तार जैसा बनाने की क्षमता किसकी माप होती है। तो देखिए, किसी भी धातु को तार जैसा बनाने की जो क्षमता होती है वह हमारा डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मटेरियल होता है वो हमारा सोना होता है। इससे क्या होता है, इससे सोना से पतला तार खींचा जा सकता है। और जिससे पतला से पतला तार खींचा जा सकता है वो जो हमारा गुण होता है, क्षमता होता है, वही हमारा डक्टिलिटी या तन्यता कहलाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। देखिए, जो आपका 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यून कोण एंगल या एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक। और जो हमारा 90 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं समकोण। और जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। और जो हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, उसे हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कोण मापने की सबसे उच्चतम इकाई होती है। तो देखिए, कोण मापने की जो सबसे उच्चतम इकाई होती है दोस्तों वो हमारा रहता है रेडियन, ठीक। यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन सिंबल वी रिप्रेजेंट। ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन में प्रतीक वी क्या दर्शाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन में जो प्रतीक वी होता है ये हमारा बताता है दोस्तों टाइप्स ऑफ बॉन्ड को, बॉन्ड के प्रकार को बताता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए रिमूवेबल टाइप ज्वाइंट। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से हटाने वाला संयुक्त का प्रकार है। तो देखिए, मुख्य रूप से हटाने वाले जिस संयुक्त का जो प्रकार है वो है हमारा बोल्टेड ज्वाइंट। तो बोल्ट संयुक्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए ग्राइंडिंग व्हील। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जिस पदार्थ का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो हमारा रहता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विथ लूज डस्ट टाइप अब्रेसिव इज नोन एज। ढीले धूल प्रकार के अपघर्षक से सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है होनिंग, पॉलिशिंग, लैपिंग और बफिंग। तो देखिए, ढीले धूल प्रकार के अपघर्षक से सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बफिंग। तो ये हमारा 22 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बफिंग। 23 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पज ट्विस्ट ड्रिल इज। सामान्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है यानी कि बिंदु कोण कितना होता है। तो देखिए, सामान्य उद्देश्यों के लिए जो हम लोग ट्विस्ट ड्रिल यूज करते हैं उसका जो पॉइंट एंगल होता है दोस्तों वो होता है 118 डिग्री। तो 23 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 118 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द ग्रेन साइज ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर वेरी फाइन। ग्रेन साइज इज इंडिकेटेड बाय नंबर। ग्राइंडिंग व्हील के कोण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप किस संख्या से सूचित किया जाता है। तो देखिए, जो बहुत बारीक कण जो होता है उसकी संख्या को जो हम लोग दोस्तों सूचित करते हैं वो करते हैं 220 से 600, ठीक। देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज हाईली ब्रिटाइल। यानी कि कौन सा पदार्थ अत्यधिक भंगुर है। तो भंगुर जो होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन है कॉपर,
लेड, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो जो हमारा कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा होता है ये हमारा भंगुर होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहे हैं व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो होता है ब्लैक यानी कि काला। तो 26 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सबमर्ड, यहाँ पर SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो यहाँ पर SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है इसका प्रयोग हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज की सहायता से दोस्तों हम लोग थिकनेस ऑफ शीट, चादर की मोटाई को हम लोग मापते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज से। अब यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेंट इनटू यू शेप। निम्नलिखित में से किसे यू आकार में मोड़ा जा सकता है? तो देखिए यू आकार में जो हम लोग मोड़ सकते हैं दोस्तों वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों कास्ट आयरन क्या होगा, कास्ट आयरन बार जो दे रहा है ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है दोस्तों ये हमारा भंगुर होता है, और जो भी भंगुर होता है वो क्या है, अगर आप उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा टूट जाएगा लेकिन वो मुड़ेगा नहीं। जो ढलवा लोहा है इसलिए क्या है हमारे यू आकार के शेप में नहीं मुड़ेगा। दूसरा यहाँ पर कंक्रीट बार, कंक्रीट बार भी आप लोग नहीं मोड़ सकते हैं, तो अगर ये मोड़ेंगे तो आपका टूट जाएगा। आल ऑफ दीजिए इसलिए यहाँ पर तो होगा नहीं, बच्चा हमारा क्या माइल्ड स्टील बार। तो माइल्ड स्टील बार इसे हम लोग मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील बार। देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है कि विच इज जनरली अप्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनइवनेस ऑफ टू मेटिंग सरफेस। दो युग में सतह के असमतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दो युग में सतह के असमतलता को पहचानने के लिए आमतौर पर हम लोग जिसको यूज करते हैं वो रहता है हमारा प्रूसियन ब्लू। तो प्रूसियन ब्लू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर्स का जो होता है अल्पतमांक कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है दोस्तों वो हमारा रहता है 0.02 mm। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट इज ए विच टाइप लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट किस प्रकार का एक संयोजक है? तो देखिए दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है हमारा, ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट होता है हमारा सॉलिड सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, ठीक। और जो हमारा ग्रीस होता है, ग्रीस वो हमारा सेमी लिक्विड होता है, और जो सॉलिड होता है वो हमारा ग्रेफाइट रहता है। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, द बुश बियरिंग इज जनरली मेड ऑफ। जो बुश बियरिंग होता है आमतौर पर किसका बना होता है? तो जो हमारा बुश बियरिंग होता है दोस्तों ये हमारा आमतौर पर कांस्य यानी कि ब्रोंज का बनाया जाता है। तो यहाँ पर 32 का ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रोंज। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मिलीमीटर स्केल इन ए माइक्रोमीटर इज मार्क ऑन। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल पर किसको चिन्हित किया जाता है? तो एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को हम लोग जो इंगित करते हैं या चिन्हित करते हैं वह बैरल पर करते हैं, ठीक। तो 33 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाई। एक छिद्र का व्यास हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? तो देखिए दोस्तों अगर छिद्र का व्यास आपको मापना है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। 34 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक छिद्र का व्यास हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि लिस्ट काउंट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर इज। जो बेवल प्रोटेक्टर होता है इसका अल्पतमांक कितना होता है? तो देखिए दोस्तों जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका जो अल्पतमांक होता है वो हमारा रहता है 5 मिनट, ठीक। तो 35 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 मिनट। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कम्बिनेशन प्लायर आर नॉट यूज्ड फॉर। कम्बिनेशन जो प्लायर होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर नहीं कर सकते हैं? तो देखिए जो कम्बिनेशन प्लायर होता है इसका हम लोग प्रयोग कटिंग में नहीं कर सकते, कटिंग में तो कर सकते हैं, ट्विस्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन हैमरिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हैमरिंग के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, बाकी हम लोग कटिंग के लिए, ट्विस्टिंग के लिए और होल्डिंग यानी कि पकड़ने के लिए कर सकते हैं। तो हैमरिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग नहीं कर सकते हैं कम्बिनेशन प्लायर से हैमरिंग। हैमरिंग करने के लिए दोस्तों हम लोग हैमर यानी कि हथौड़े का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि ए टैप इज ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, द ब्रोकन दिस ब्रोकन टैप कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। कह रहा है वर्क पीस की सतह से एक टैप टूट गया है, इस टूटे हुए टैप को
निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए, अगर वर्कपीस की सतह पे अगर कोई टेप टूट गया है, तो इस टूटे हुए टेप को निकालने के लिए हम लोग दोस्तों जो यूज करते हैं वो हमारा रहता है टैप एक्सट्रैक्टर। टैप एक्सट्रैक्टर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, डिजायरेबल हार्डनेस इन ए फाइल इज जनरली। कह रहा है कि सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर कितनी होती है? तो देखिए, किसी फाइल में वांछनीय जो कठोरता होती है आमतौर पर वह दोस्तों होता है 60 रॉकवेल हार्डनेस होता है, ठीक, 60 या 4C होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉकिंग ऑफ ए बोल्ट। बोल्ट को लॉक करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बोल्ट को लॉक करने के लिए जिसका यूज नहीं किया जा सकता है उसको आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि तार का प्रयोग हम लोग बोल्ट को लॉक करने के लिए कर सकते हैं, डिस्क वाशर का भी प्रयोग करते हैं बोल्ट को लॉक करने के लिए, और इसके बाद नट का भी प्रयोग करते हैं बोल्ट को लॉक करने के लिए। लेकिन स्पैनर की सहायता से हम लोग बोल्ट को लॉक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बोल्ट को लॉक करने के लिए एक डिवाइस होती है, ठीक, यानी कि इसकी सहायता से, स्पैनर की सहायता से हम लोग बोल्ट को खोलते और कसते हैं। तो ये हमारा डिवाइस है जो कि बोल्ट को खोलने और कसने के काम में आता है। लेकिन बोल्ट को लॉक करने के लिए, लॉक करना है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्क लगाएंगे, वहाँ पर डिस्क वाशर लगाएंगे, उसके ऊपर नट लगाएंगे, नट के ऊपर अगर कोई छिद्र है, जैसे कि पंखे वाला जो वायर रहता है उसमें हम लोग वायर का भी प्रयोग कर लेते हैं ताकि वो क्या हो, नट ढीला होकर बाहर ना निकले। तो वो होता है हमारा कि बोल्ट को लॉक करने का वो, ठीक। स्पैनर की सहायता से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बोल्ट को लॉक नहीं करेंगे। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है कि इट इज सिमिलर टू स्क्रू बट इट हैज नो हेड एंड इट हैज थ्रेड ऑन बोथ एंड, सेंटर पोर्शन हैज नो थ्रेड, इट इज कॉल्ड। तो देखिए कह रहा है दोस्तों, एक पेंच के समतुल्य है जिसका कोई सिर नहीं है और इसके दोनों ओर थ्रेड है लेकिन मध्य भाग में थ्रेड नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि कोई ऐसे, यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए, एक पेंच के समतुल्य है लेकिन इस पर कोई सिर नहीं है, लेकिन इसके दोनों तरफ यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका क्या है कि यहाँ पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारा रहता है ये हमारा कहलाता है स्टड कहलाता है। तो 40 के यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टड। स्टड इसे हम लोग बोलते हैं कि जिसके दोनों तरफ में टैप कटा होता है, ठीक, लेकिन मध्य के भाग में कुछ भी नहीं रहता है और ना ही इसके पास सिर होता है, तो ये हमारा कहलाता है स्टड। तो 40 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का, 41 नंबर का, कि विच इज नॉट ए लैपिंग कंपाउंड। निम्न में से कौन सा एक लैपिंग कंपाउंड नहीं है? ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड। तो देखिए जो लैपिंग कंपाउंड नहीं है वह हमारा है आयरन कार्बाइड, ठीक। तो आयरन कार्बाइड जो है हमारा लैपिंग कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फिलर गेज इज यूज टू चेक। फिलर गेज का प्रयोग हम लोग किसको जांच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो फिलर गेज की सहायता से दोस्तों दो मिलने वाले पार्टों के बीच जो गैप होता है उसको नापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर गैप को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतराल। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कटिंग टूल मटेरियल। निम्न में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है? देखिए कटिंग टूल पदार्थ बनाने वाला जो मटेरियल नहीं है वह रहता है हमारा राट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड इन डिग्री। मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का जो एंगल होता है कितने डिग्री होता है? तो मीट्रिक थ्रेड में जो थ्रेड का एंगल होता है वो हमारा रहता है 60 डिग्री। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो देखिए जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है वो हमारा रहता है SES 316, ठीक। तो 45 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर का, कह रहा है कि गाइड पिन इज कॉल्ड। गाइड पिन क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों जो गाइड पिन होता है ये हमारा डॉवेल पिन कहलाता है, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील इज जनरली मेड फ्रॉम आयरन एंड व्हिच। स्टेनलेस स्टील जो होता है यह आमतौर पर लोहे और किससे बनाया जाता है? तो देखिए जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें एक तो लोहा होता है, दूसरा उसमें क्या होता है आपका क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्या कहते हैं? ये हमारा जंगरोधी होता है, ठीक। इससे क्या होता है? जंग लगने नहीं देता है स्टेनलेस स्टील में।
और 48 नंबर क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन इज, एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये आपका दिया है ये हमारा किसका है, मेथेन का है। ठीक, ये हमारा मेथेन का है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा एसिटिलीन का है, एसिटिलीन का है। ये जो हमारा, ये हमारा बेंजीन का है। और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 4/5 इंटू द डेसिमल, 4/5 को दशमलव में बदले तो 4/5 हो गया, इसको काटिए तो 5 अट्ठे 40, 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फुल फॉर्म ऑफ पी एस आई इज डॉट 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 पर स्क्वायर इंच, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पी एस आई का फुल फॉर्म कितना होता है प्रति वर्ग इंच में। तो देखिए पी एस आई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर कि पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो यहाँ पर 50 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो हमारा पेपर था 11/6/2019 का पेपर था, फिटर का, ITI स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड मेंटेनर का था। और ये जो हमारा पेपर था ये हमारा NPCIL का पेपर था। तो इसी तरह से आपका बार्क में भी पेपर आएगा। हो सकता हो क्वेश्चन का लेवल आपसे थोड़ा हाई पूछा जाए, क्योंकि इस समय आपका क्या है कि कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक, तो इसलिए आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करिएगा और जितने भी आपके टेक्निकल चैप्टर हैं सब पढ़ के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।